दोस्तों, आज आप इस वीडियो में PGDT 1 के सोल्व असाइनमेंट देखेंगे, जिससे आपको PGDT 1 असाइनमेंट बनाने के समय किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। यह मेरी खुद की असाइनमेंट है, यह लास्ट ईयर की असाइनमेंट है। मैं इस असाइनमेंट को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब PGDT 1 का असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको किस प्रकार से बनाना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है और किस प्रकार से आपका PGDT 1 असाइनमेंट बना करके आपको सबमिट करना है, उसके बारे में एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यह बस एग्जाम्पल के लिए है। आपको अपने से खुद से असाइनमेंट बनाना है और आप खुद से असाइनमेंट बना करके सबमिट करेंगे। आप किसी का लेकर के या कहीं से लेकर के किसी से चीटिंग करके आप असाइनमेंट मत बनाइए। आपका खुद का असाइनमेंट होना चाहिए, चाहे वह थोड़ी सी रॉन्ग भी क्यों ना हो। क्योंकि जब मैंने भी बनाया था तो यहाँ मैंने 100% जो सही नहीं बनेगा, किसमें आपको ट्रांसलेटर का वर्क होता है तो आप देखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी करना होता है और हिंदी से इंग्लिश करना होता है, जिसमें आपको 100% आप नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो उससे घबराने की बात नहीं है। इग्नू आपको इसकी इजाज़त देता है कि आप थोड़ी बहुत गलती भी करें, लेकिन आप खुद से बनाएं, किसी दूसरे का कॉपी करके आप अपना असाइनमेंट सबमिट ना करें। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप अपना असाइनमेंट खुद बनाएंगे। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप बस इसके जरिए आप एक एग्जाम्पल देख पाएंगे कि आपको किस प्रकार से PGDT 1 का असाइनमेंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। यह असाइनमेंट 2020 का है, जब मैंने PGDT का असाइनमेंट सबमिट किया था। यह मेरा खुद का असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट में मुझे 76 नंबर मिले थे। तो 76 नंबर कोई कम नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ पर उतने अच्छे से लिखे हुए नहीं थे, फिर भी 76 मिले थे। चलिए मैं आपको नीचे दिखाऊँगा, क्योंकि यह असाइनमेंट मैंने खुद अपने से बनाए थे, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया था। इस वजह से यहाँ पर नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इग्नू आपको कहती है कि आपको असाइनमेंट खुद बनाना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। अगर किसी का कॉपी करके आप लिखते हैं तो आपको नंबर कम दिए जाते हैं, इसलिए आप किसी का कॉपी ना करें, आप खुद से ही बनाएं। बस आपको एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। PGDT 1 का देखते हैं। PGDT 1 अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि, यह आपका पेपर होता है। PGDT 1 में 4 पेपर होते हैं और एक आपका प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें सारा आपका ट्रांसलेटर का वर्क ही होता है। बाकी PGDT 1, 2, 3, 4 आपके थ्योरी एंड असाइनमेंट होते हैं। तो चलिए आज PGDT 1 के देख लेते हैं। अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। नोट, सभी प्रश्न को उत्तर देने, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर विस्तार से लिखिए। 6 × 10 यानी 60 यहाँ पे आपको देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का आपको उत्तर देने हैं और 6 नंबर के हैं, जिसमें अनुवाद में समतुल्यता के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। व्यक्तिरेखी विश्लेषण पर अनुवाद निबंध लिखिए। यह आपको बुक में मिल जाएंगे, जो आपको बुक मिले थे, आपको पतली वाली बुक मिली होगी। आप अच्छे से उसको पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा अनुवाद किसे कहते हैं, समतुल्यता का सिद्धांत क्या है, व्यतिरेकी सिद्धांत क्या है। ये सब करने में आपकी परेशानी नहीं होगी। मेन परेशानी आपको यहाँ पर जो इंग्लिश से हिंदी करने में, हिंदी से इंग्लिश करने में, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इसका आंसर आप बुक से निकाल करके अपना लिख लेंगे। चलिए पहला हो गया। दूसरे में देखते हैं। दूसरा में आपको मिलेगा निम्नलिखित शब्दों के कोष के क्रम में लिखिए। कोष क्या होता है? जब मैंने भी लिया था कोष, आपको जैसे मोबाइल में आप किसी का नाम सेव करते हैं, मान लीजिए किसी का A से नाम है, किसी का B से नाम है, किसी का C से नाम है, कहते हैं A B C D ऐसे करके जो है शब्दकोश में वो चला जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी सेम है कि आपको मैसेज है तो मैसेज, मैनिपुलेशन, मेटेल, मैंडेट, मैनेजमेंट, मेंबरशिप, इसको आपको कोर्स क्रम में लिखना है। मतलब पहले कौन आएगा, ME आएगा, इसके बाद MA आएगा, कौन सा है तो पहले MA आएगा, इसका A के बाद में क्या आता है उसको आपको एक एक करके सजाना है, स्टेप बाय स्टेप। हिंदी में भी करना है और इंग्लिश में करना है। इंग्लिश का तो आसान है, लेकिन हिंदी का आप जो है शब्दकोश आपको बुक में मिला है उसको आप पढ़ लेंगे कि आपका आ की मात्रा पहले होता है, ई की मात्रा, ये सब आपको मिलेंगे। आप देखें र है, खा है, आप देखेंगे रेखा, ऋचा, रंजन, रीतिकाल, रुलाया, रुपया, आपको कुछ भी शब्द यहाँ पर दे सकते हैं। आपको शब्दकोश क्रम में आपको लिखना होगा। यह हमारा 5 नंबर का 2 रहेगा। 3 नंबर में कम से कम 5 महत्वपूर्ण विश्वकोश, पर्यायकोश और थीसेस के नाम आप लिखिए। इसका
आंसर खोजने में मुझे परेशानी हुआ था। आपका विश्वकोश आपके बुक्स में मिल जाएंगे, पर्याय कोश भी बुक्स में मिल जाएंगे और थीसिस भी बुक में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप गूगल में सर्च करके भी आप खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अब चलिए मैं PhD 1 में उतना ट्रांसलेट का वर्ड क्या करते हैं कि गूगल ट्रांसलेट की मदद से वो ट्रांसलेट का उसमें लिख देते हैं, लेकिन गूगल का ट्रांसलेट और खुद का ट्रांसलेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप उससे बस हेल्प ले सकते हैं, हूबहू नहीं छाप सकते, हूबहू छापने से आपका रॉन्ग हो जाएगा। चौथे नंबर में निम्नलिखित शब्दों का रोमन या देवनागरी लिपि में लिप्यांतर कीजिए। लिप्यांतर भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। लिप्यांतर किसे कहते हैं? वहाँ आप कर देंगे सुनामी, एनवॉल्व, क्रेंकल, वर्च्यू, एकेडमी, इसको क्या कहते हैं? अभिरुचि, सुनामी को हिंदी में क्या कहते हैं? एनवॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें क्या होते हैं, हिंदी होते हुए भी हमें हिंदी समझ में आता है कि इसका क्या होगा। सुनामी को हम सुनामी ही बोलते हैं। एनवॉल्व है, एनवॉल्व देखिए, एनवॉल्व जो हम हिंदी में भी एनवॉल्व भी बोल देते हैं, लेकिन इसका आपको हिंदी रूप लिखना है। क्लिनिक का हिंदी रूप लिखना है, वर्च्यू का हिंदी रूप लिखना है, एकेडमी का हिंदी रूप लिखना है। अभिरुचि का इंग्लिश क्या होगा? संकल्प का इंग्लिश क्या होगा? ये आपको लिखना है। इसे रोमन में लिखना है। रोमन मतलब जो इंग्लिश वाला है उसको हिंदी वाला को रोमन सब में लिखना है और देवनागरी को इंग्लिश वाला को देवनागरी में लिखना है। चौथे नंबर हो गया। पाँचवें नंबर आपका निम्नलिखित हिंदी मुहावरों लोकोक्तियों का अंग्रेजी समतुल्य बताए, इसको अंग्रेजी में लिखना है। जिस प्रकार से आप क्लास 9-10 में इंग्लिश को क्या करते थे, आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हिंदी में बनाते थे, यहाँ मुहावरा को आपको बनाना है। हवाई के लिए बनाना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये नहीं कि आप इसको हवाई को आप इंग्लिश में लिख दिए, किले को इंग्लिश में लिख दिए और बनाना को इंग्लिश में लिख दिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या आप इसका 1-2 एग्जाम्पल आप बुक्स में देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। 5वां नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पेज का साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यह बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए कि आपको किस प्रकार से करना है। आप क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खुद से बनाया था असाइनमेंट और मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। 76 मार्क्स मुझे इस असाइनमेंट में मिले थे। सारे असाइनमेंट में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, 70+ ही थे। नंबर 6 में आपको मिलेगा निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति का हिंदी रूप। इसमें हिंदी जैसे टू ब्रेक ए मैजिक स्प्ले, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ली बर्ड कैच द वर्ड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 7 में आपको नीचे से अंग्रेजी पाठ के और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़िए और उनका पुनरीक्षण कीजिए। ये पुनरीक्षण क्या होता है आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पुनरीक्षण क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इग्नू इनके हिस्ट्री यहाँ पर लिखा और इसका अनुवाद किया है हिंदी में, यहाँ पर हिंदी कर दिया, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर दिया, लेकिन ये अनुवाद कितना सही है, इसमें कुछ गलती है, उसको आपको सही करना है, वो पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षण क्या होता है? एक जो है इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर दिया, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर दिया, लेकिन वो अनुवाद सटीक तरीके से सही हुआ है, उसमें कुछ रॉन्ग है, कुछ त्रुटि है, तो उसको आपको सही करना होता है, वो आपका पुनरीक्षण होता है। बुक पढ़ेंगे तो आपको पुनरीक्षण के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा सॉल्व। यह मैंने सॉल्व किया था। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, हैंडराइटिंग और मेरा ख़राब होने की वजह कि क्योंकि मैंने एक सप्ताह 10 दिन पहले ही असाइनमेंट अपना बनाना शुरू कर दिया था। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि दूसरे जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसके बात अलग है, लेकिन PhD में आपको काफ़ी समय लग जाती है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करने में काफ़ी समय लग जाती है। तो आप 1 महीने या 2 महीने पहले ही आप अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें। आप लास्ट टाइम में बनाएंगे तो आपका जो असाइनमेंट है कंप्लीट नहीं होगा, और आप जैसे तैसे वहाँ सबमिट करेंगे तो आपका मार्क्स कम जाएगा। तो यह आप याद रखिए हमेशा कि आपको 1 या 2 महीना पहले से आपका असाइनमेंट बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि असाइनमेंट PhD के असाइनमेंट बनाने में आपको काफ़ी समय लग जाते हैं। इसका जो हिंदी पर्याय है, इंग्लिश पर्याय ढूंढने में, क्योंकि सारा जो है आपका इंग्लिश बुक में मिलता भी नहीं है, आपको कुछ गूगल का सहारा भी लेना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 6 नंबर का था, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अनुवाद में समतुल्यता के स्थान पर विस्तार चर्चा की। देखिए मैं किस प्रकार से लिखा, अनुवाद में समतुल्यता का आशय यह है कि प्रथम तो अनुवाद में मूल रचना के विचारों आपको बुक में मिल जाएगा, आप बना करके लिख सकते हैं, इसकी उतनी परेशानी आपको नहीं है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा। पैराग्राफ एक ही साथ आपको नहीं लिखना है, तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। चलिए दूसरे में चलते हैं, देखते हैं मैंने किस प्रकार से लिखा है। तीसरे नंबर में हमारा था अनुवाद के विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। क्या क्या कौन कौन से प्रकार है? अटाभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद और
प्रतीकांतर अनुवाद आपको बुक में मिल जाएंगे। आपका जो असाइनमेंट में आप उसमें ढूंढ के लिख लेंगे। पाठानुवाद, आशानुवाद, पदानुवाद, देख सकते हैं आप मैंने किस प्रकार से लिखा। आप इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन खुद से लिखेंगे, आप किसी का कॉपी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे गधा निर्माण पूर्ण, कोई नंबर का होता है आपका 6 नंबर का या 10 नंबर का, लेकिन उसका जो आंसर है काफ़ी बड़ा होता है। तो आपको असाइनमेंट बनाना है तो असाइनमेंट में आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। आप घर में अच्छे से बना सकते हैं, तो आप अच्छे से लिखें और आपने साफ़ सुथरा अच्छे से लिखें, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको हैंडराइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए तभी आपके नंबर मिलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग कैसा है, फिर भी मुझे 76 नंबर मिले थे। यहाँ पर हैंडराइटिंग मेन पर्पज़ नहीं है, आपका मेन जो है अपने कंटेंट जो है सही बनाया है या नहीं। हैंडराइटिंग आपका अच्छा है तो और अच्छी बात है, हैंडराइटिंग के साथ साथ आपका जो है कंटेंट जो है आप सही अच्छे से लिखे हैं या नहीं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। देखिए तीसरे वित्तेर की विश्लेषण अनुवाद पर निबंध लिखिए। देखिए मैंने किस प्रकार से पैराग्राफ को चेंज कर करके लिखा है। आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, जिससे आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें लिखना होता है। आपका जो असाइनमेंट है आप अपने असाइनमेंट के हिसाब से आप लिखेंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना होता है, वहाँ में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे भी उस समय प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया ताकि आपको आसानी हो सके। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने पैराग्राफ चेंज कर करके लिखा है। नंबर 5वां में था सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में बरती जाने वाली सावधानियों का विवेचन कीजिए। देखिए मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ। जहाँ किसी रचना के भावपक्ष एवं कलात्मक सौंदर्य को दूसरी भाषा के माध्यम से पहुँचाना होता है, वहाँ अनुवाद केवल उल्टा कर देने की प्रक्रिया। इस पर देख सके आपको बुक से हूबहू नहीं छापना है। देखिए कि यहाँ से बुक से आपको मिलेगा, बुक से ही मैंने लिखा, लेकिन इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, क्योंकि जब असाइनमेंट आप देखेंगे तब फर्स्ट पेज में ही लिखा होता है कि आप हूबहू बुक से ना छापें, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें और तभी आपको नंबर मिलता है। आप किसी का कॉपी ना करें, आप अपनी भाषा में लिखें, और थोड़ी बहुत गलती भी होने से आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको नंबर दिए जाते हैं, बल्कि आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लिखा है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा को सुरीली बनाती है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। मुहावरा जो है, मुहावरा आपको हिंदी पर आता है, मुहावरा जो है क्या कहता है, भाषा को एक जो है अच्छा रूप दे देती है। बीच बीच में मुहावरा लगाने से। मुहावरे लोकोक्तियाँ किसी भाषा के प्राण होते हैं, इनके द्वारा किसी भाषा समाज, उसके मूल्यों, विश्वासों और अभिव्यक्ति के ढंग का परिचय हमें मिलता है। मुहावरा लोकोक्तियों के अनुवाद में भाषिक इकाइयों का अंतरण होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता लोच। मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेंगे। मैं बस एग्जाम्पल के, क्योंकि लास्ट ईयर के असाइनमेंट है जब मैंने बनाए थे, बस एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से अपना असाइनमेंट बनाना होगा। यहाँ देख सकते हैं 8वां नंबर है, मशीनी अनुवाद की प्रमुख प्रविधियों की साधारण चर्चा कीजिए। देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने पॉइंट दे दे करके लिखा है। आप इसी प्रकार से पॉइंट दे दे करके लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्रोत भाषा के लिए कोश देखना और रूपात्मक विश्लेषण, समरूपों अथवा समलेखों की पहचान। देखिए मैं किस प्रकार से पॉइंट दे लिखे, इस पर आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अंतरण पद्धति देख सकते हैं। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद, मशीनी अनुवाद के बारे में आपको बुक में पता चलेगा मशीनी अनुवाद क्या होता है, ये आपको मशीनी अनुवाद नहीं करना है। 8वां क्वेश्चन था हमारा, सामान्य अनुवाद और लिप्यंतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिप्यंतर क्या होता है, सामान्य अनुवाद। लिप्यंतर या क्या होता है, जिस प्रकार से आप गूगल में क्या करते हैं, गूगल में इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं ट्रांसलेट, या इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं, और लिप्यंतर होता है। लेकिन सामान्य अनुवाद में आपको वैसे नहीं करना है, आपको अपनी जो है सही रूप लिखना है। मान लीजिए आप इंग्लिश में ही इज़ माई फादर, किसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में ही इज़ माई फादर, मतलब वह मेरे पिता है। लेकिन आप हिंदी में ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि यह मेरा पिता है, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, आपको बोलना होगा कि यह मेरे पिताजी है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो उसी के हिसाब से आपको हिंदी उसका ट्रांसलेट करना होता है, ना कि आप हूबहू गूगल से ट्रांसलेट करके आप लिख दें, तो उससे आपको रॉन्ग हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से मैंने लिखा है। सामान्य अनुवाद में स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में अर्थनिक और संरचनात्मक अंतरण होता है।
देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से पैराग्राफ को चेंज किया है। आप भी पैराग्राफ को चेंज कर करके आपको लिखना है। 9 नंबर होता है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृतिगत समीक्षाओं का सुधारण कीजिए। यहाँ मैंने बस एग्जाम्पल के लिए दिया है कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको इसी प्रकार से खुद से बना करके लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। यहाँ देखिए, जबकि हिंदी में कर्ता कर्म आपको एग्जाम्पल भी देना है। किसमें एक उदाहरण अगर पूछा गया, तब देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। ही इज़ गोइंग होम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वह घर जा रहा है, करता है, कर्म है, क्रिया है। आई हैव लर्नड माई लेसन, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जिसके कारण मुझे नंबर अच्छे मिले, देख सकते हैं आप। बल्कि मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा भी मैंने नहीं लिखा था वहाँ में, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में अपना असाइनमेंट बनाया था 1 सप्ताह पहले ही, इसलिए मैं जल्दी में ऐसा हैंडराइटिंग कर गया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अच्छे से लिखें, क्योंकि आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंग में अच्छा होगा। और 1-2 महीने से पहले से बनाएंगे तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। अब 1 सप्ताह 10 दिन पहले करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग भी ख़राब हो जाएगा और आप अच्छे से अपना असाइनमेंट भी नहीं बना पाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे आपको 1-2 महीना पहले से इससे तैयारी करना है। मोहन इज फ्रिक्वेंटली विजिट, मोहन यहाँ प्राय आता है। देखिए कर्ता कर्म मैंने यहाँ पर सारा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल की वजह से नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल देकर रखा है। तो आपको जिसमें उदाहरण पूछा जाता है, जिस प्रश्न में आपको उदाहरण भी देना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। यहाँ जैसे 10वां नंबर था, एक अच्छे अनुवादक के लिए किन गुणों की अपेक्षा की जाती है, क्या क्या अपेक्षा की जाती है। देखिए यहाँ में मैंने क्या क्या लिखा है। गहरी सामाजिक संबद्धता, आपको बुक में मिल जाएंगे सब। सृजनात्मक प्रतिभा भी आपको चाहिए। स्रोत एवं लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा मतलब कहाँ से जो भाषा लिया गया है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में हम ट्रांसलेट करेंगे उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जीवन का व्यापक एवं गहरा अनुभव, आपको अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ देखिए दूसरे नंबर में क्या था कि उसका लिखना था। ये देखिए मैंने कोर्स में लिखा है इसको, देखिए कोर्स क्रम में लिखना था। देखिए मैसेज, मैनिपुलेशन, मेटल, मेंबरशिप, देखिए मैंने कोर्स क्रम में से किस प्रकार से लिखा। पहले मैनेजमेंट MAN आएगा, MAN ए के बाद में क्या आता है D आएगा, MAN D के बाद में I आएगा। जिस प्रकार से आप किसी में सेव करते हो फोल्डर में, मोबाइल में किसी का नाम सेव करते कहते हैं A से B से C से ऐसे करके नाम आता है, उसी प्रकार से इसमें आ रहा है। जैसे आप मान लीजिए आप इग्नू में जो प्रोग्राम जब ओपन करते हैं तो प्रोग्राम और एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होता है। तो प्रोग्राम जो सिलेक्ट करते होते हैं आपका A से आ रहा है, B से आ रहा है, C से आ रहा है, जो कोर्स क्रम में सबका प्रोग्राम नीचे ऊपर से लेकर नीचे में रहता है, वही कोर्स क्रम होता है। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। जो नए होते हैं उसे अच्छे से पता, देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा। पहले मैनेजमेंट आएगा, मैंडेट आएगा, मेटेल आएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हिंदी में भी होगा। ये देखिए मैंने हिंदी में लिखा रेखा, ऋचा, रंजना, रंजन, ऋतिका, इसको आपको कोर्स क्रम में लिखना है। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा, कोर्स क्रम में आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपको 1-2 एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी मदद ले सकेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर में हमारा था कम से कम 5 महत्वपूर्ण विश्वकोश, पर्यायकोश और थीसिस के नाम लिखिए। विश्वकोश देखिए ये क्या है, ये देखिए मैंने लिखा था ब्रिटानिया, आपको बुक में मिल जाएंगे। विश्वकोश 1, 2 और 3 ये हमारा विश्वकोश है। हिंदी का क्या है, हिंदी विश्वकोश, हिंदी विश्व भारती। पर्यायकोश क्या है, मानक हिंदी पर्यायकोश, बृहद पर्यायवाची कोश, हिंदी पर्यायवाची कोश। यह हमारा हो गया विश्वकोश और पर्यायकोश। आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बुक्स में नहीं मिलते तो आप गूगल में भी सर्च करिए। हमारा थीसिस, ये खोजने में मुझे भी बहुत परेशानी हुआ था जब मैंने असाइनमेंट अपना बनाया था। थीसिस के नाम आपको यहाँ देख सकते, इंटरनेशनल टर्जर, वेबसेटर, द इमोशनल, यह हमारा थीसिस के कुछ नाम। आपको कुछ एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल देने हैं। विश्वकोश, पर्यायकोश और थीसिस के एग्जाम्पल देने हैं, मैंने यहाँ पर दिया। इसका निम्नलिखित शब्द का रोमन देवनागरी में लिप्यांतर कीजिए। रोमन लिपि में लिखा है। और अभिरुचि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभिरुचि को इंग्लिश में कहेगा इंटरेस्ट, संकल्प को कहते हैं, और कंठस्थ को मेमोराइज, सरोवर को लेक, सौंदर्य को ब्यूटी। सुनामी को क्या कहते हैं, सुनामी ही कहते हैं हिंदी में। एनवर्ब को लिफाफा कहते हैं। क्लिनिक को क्लेंच है, क्लिनिक नहीं, क्लेंच को ठप्पा कहते हैं। बच्चों को गुण कहते हैं, और एकेडमी को विद्यापीठ या एकेडमी भी कहते हैं। तो कोई वर्ड जो है इंग्लिश का वो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही कहते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते किस प्रकार से मैंने यहाँ पर रोमन लिपि को रोमन लिपि में लिखा और देवनागरी को देवनागरी में लिखा। आपको इस प्रकार से लिखना है। इस बार आगे हमारा निम्नलिखित हिंदी मुहावरों लोकोक्तियों का अंग्रेजी समतुल्य बताएं। मतलब हिंदी जो मुहावरा है उसको अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी मुहावरा है उसको हिंदी में लिखना है। इसमें भी आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया। देखिए मैंने हवाई किले बनाना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू बिल्ड कास्टलेट इन द एयर। देख सकते हैं आप यहाँ पर हवाई नहीं, किले बनाना, मेक बनाना मतलब मेक यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, इसका जो थोड़ा अलग होता है, इसका मतलब मिलता जुलता एक सेंटेंस होता है। आपको बुक्स में कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, वहाँ से आप इसे लिख पाएंगे। एक तो करेजा दूजे नीम चढ़ा, इसको इंग्लिश में लिखना है। 9 2 11 होना, हमने बचपन से ही पढ़ा है, 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो देखिए आप 9 2 11 यहाँ पर 2 एंड 9 एंड 2 आप नहीं लिख सकते, 2 स्प्लिट क्वेल्ट की एवे। देख सकते इसी से मिलता जुलता जो होता है आपको लिखना है। पानी में रहकर मगर से बैर, इसको आपको लिखना है। यू कैन नॉट लाइव इन रोम एंड फाइट विथ द पॉप। छलनी में पानी भरना, निम्नलिखित मुहावरों का लोकोक्ति हिंदी रूप लिखना है। टू ब्रेक ए मैगिन स्प्लिट, तिलमिशी तोड़ना। अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, जगता है सो जागत है सो पावत है। एम्प्टी वैसेस मेक द मध्य से मैंने इंग्लिश मुहावरा का किस प्रकार से हिंदी लिखा और हिंदी मुहावरा का किस प्रकार से इंग्लिश लिखा। आपको इसी प्रकार से अपने असाइनमेंट में, यहाँ आपको जरूरत नहीं कि आपको ये रहेगा, आपका चेंज हो जाएगा, तो आप जो है आप बुक से सर्च करके लिखेंगे और आप कहीं गूगल से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 7वां नंबर हमारा था, नीचे के अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़िए, अनुवाद का पुनरीक्षण कीजिए। यहाँ पुनरीक्षण करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पेपर में आपको दिखाया था कि पहला इंग्लिश दिया था और इसके बाद वहाँ हिंदी में उसको अनुवाद कर दिया गया था, लेकिन उस अनुवाद में कुछ जो था त्रुटि था, मतलब कुछ रॉन्ग था, कुछ शब्द से जो थे उसको सही करना था, तो उसको आपको सही करना है। देखिए मैंने किस प्रकार से सही किया। यहाँ मुझे 100% सही ही नहीं है, कुछ यहाँ पर मुझसे भी रॉन्ग हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे नंबर मिला और आपको भी नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से यहाँ पर लिखा है। आप किसी का कॉपी करेंगे तो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेंगे, तो यह आपको याद रखना। आप किसी का कॉपी ना करें, आपको गलती हो सही हो, क्योंकि इग्नू आपको जानती है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, थोड़े बहुत रॉन्ग लिखेंगे, क्योंकि यह उसकी जो है अभी तैयारी हो रही है, तो उनको भी पता है कि आपको कुछ रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप इसकी चिंता ना करें, आपको कुछ रॉन्ग होने से भी आप खुद से लिखें, अपने से लिखें, आप किसी का कॉपी ना करें। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि किसी का कॉपी ना करें, नहीं तो आपके नंबर कम जाएंगे। देखिए मैंने लिखा है, इग्नू की अद्वितीय शक्ति अपने स्वयं के शिक्षण विषयों में एक विस्तृत श्रृंखला में शिक्षण सामग्री निहित है। इसने भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्व शिक्षण सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह तैयार किया है। भारतीय युवाओं के अच्छे शैक्षिक संसाधन की जो सख्त ज़रूरत है, लेकिन इनमें से अधिकांश महंगी विदेशी पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है। यह समस्या अत्यधिक गंभीर प्रतीत होती है, क्योंकि हिंदी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। इग्नू में हिंदी माध्यम में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मुद्रित एवं स्व शिक्षण निर्देशात्मक सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। शैक्षिक संसाधनों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की भूमिका निभाने के लिए इग्नू अपनी जिम्मेदारी से अवगत है। क्या देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है इसका पुनरीक्षण किया, हमको कुछ रॉन्ग था उसको मैंने यहाँ पर सही किया। तो पेपर 1 में PGT 1 में आपको इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। देख सकते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र सहायता नेटवर्क अपने क्षेत्रीय केंद्रों और उद्यानों के माध्यम से। तो देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से अपना असाइनमेंट बनाया। यहाँ बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाया कि आपको PGT 1 का असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है, तो आप इस प्रकार से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। चलिए मैं फिर से ऊपर से आ जाता हूँ, आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। यह लास्ट ईयर का असाइनमेंट है जब मैंने अपना असाइनमेंट बनाया था। बस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इससे इसी प्रकार से बनाने होते हैं। ये देखिए आपका जो असाइनमेंट था PGT 1।
पहला तो आपका 10 प्रश्न आएंगे 6-6 नंबर के, आपको वो लिखने हैं। दूसरे नंबर आपका कोर्स क्रम में लिखना होगा, पहले हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में आपको कोर्स क्रम में लिख देना है। इसका तीसरे नंबर पे कुछ पुस्तिका, विश्वकोश, प्रयागकोश, फिर से आपको कुछ अलग भी चेंज हो सकते हैं, आप उसका नाम लिखेंगे। इसका देवनागरी लिपि में कुछ यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है, आप उसका नाम लिखेंगे। और देखेंगे आपको अंग्रेजी से हिंदी में मुहावरा चेंज करने के लिए बोला जाएगा, इसका आपको यहाँ पर पुनरीक्षण करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यह हमारा आज बस एग्जाम्पल के लिए था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको PGDT1 का असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है। तो असाइनमेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि आपको A4 साइज़ में बनाना होता है। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, A4 साइज़ में आपको बनाना होता है, आपको पेपर भी देना होता है। जब मैंने सबमिट किया था तो मैंने ऑनलाइन किया था, क्योंकि उस समय आपको पता है कि कोविड चल रहा था, कोरोना की वजह से ऑनलाइन सबमिट हो रहा था। अभी आपका ऑनलाइन हो रहा है या स्टडी सेंटर में हो रहा है, आप पता करेंगे। और आपका अगर ऑफलाइन हो रहा है तो आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे, और ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। आप अपने स्टडी सेंटर में या रीजनल सेंटर से पता कर लेंगे, आपका जिस प्रकार जैसे सबमिट होता है आप वैसे सबमिट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।